हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? AS11 का रिवीजन। AS11 का नाम क्या है बच्चों? द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। दिस इज द ओनली एस हुज नेम स्टार्ट्स विद द। पता नहीं इसके आगे द की क्या जरूरत थी? ना द गवर्नमेंट ग्रांट है, ना क्या है द बोरिंग कॉस्ट है, बस क्या है द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो नाम सही से भी याद रखना, इफेक्ट या इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी स्टैंडर्ड में जब इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर रिलीज कर रहा है उनमें एस का नाम कैसे लिखता है? इन्वर्टेड कॉमा में, और बिल्कुल सही सही लिखता है। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे एज पर प्रोविजंस ऑफ AS11 फॉरेन एक्सचेंज। क्या नाम लिखना है? द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। सर अब काम की बात पर आओ ना, बकवास कर। द स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन इन फॉरेन करेंसीज, in translating the financial statement of foreign operations, or this statement also deals with the accounting of फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शंस इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तीन चीजों पर ये लगेगा। पहला क्या है? ट्रांजेक्शंस, दूसरा फॉरेन ऑपरेशन, और तीसरा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांजेक्शंस क्या होता है? आप इंडिया में बैठे हैं, आप सिर्फ इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। आप बेसिकली कहां पर है? इंडिया में। और आपने इंपोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया, लोन ले लिया, इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन कहां से किया? बाहर से। और फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या है? बाहर जाकर ही आपने क्या कर दी? ब्रांच खोल दी, सब्सिडरी खोल दी, पूरा का पूरा काम ही कहां सेटअप कर दिया? बाहर। तो दैट इज नोन एज फॉरेन ऑपरेशन। आप इंडिया में है, कुछ एक्सपोर्ट कर लेते हैं, कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं, तो तब क्या है? फॉरेन ट्रांजेक्शन। और फॉरवर्ड ऑपरेशन का मतलब क्या है? इंडिया से बाहर सब्सिडरी कर ली। जैसे टाटा की सब्सिडरी है कौन सी? टेटली। टाटा की सब्सिडरी है टेटली, तो वो क्या है? फॉरेन ऑपरेशन है, वो इंडिया से बाहर है। ठीक है, अब मैं इंडिया में बैठा हूँ, भिकाराम चांदमल हूँ, थोड़ा बहुत क्या कर देता हूँ? एक्सपोर्ट, तो वो क्या है? फॉरेन ट्रांजेक्शन। और तीसरा आता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। इसको तो जब समझाएंगे उसके साथ ही समझाऊंगा। तो तीन चीजें इसमें डील करनी है। अब सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फॉरेन ट्रांजेक्शन। फॉरेन ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजेक्शन दैट इज डिनोमिनेटेड और रिक्वायर सेटलमेंट इन फॉरेन करेंसी। जिसका सेटलमेंट किस में चाहिएगा? फॉरेन करेंसी में चाहिएगा। जो डिनोमिनेटेड किस में है? फॉरेन करेंसी में। मैंने यूएस वाले भैया से एक माल मंगवाया $1,00,000 का, लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं तुझे 5 लाख रुपए ही दूंगा। $1,00,000 का गुड्स था, रेट की 1 लाख है, 50 की रेट है। तो मैंने उसको क्या बोला? भैया मैं तुझे 50 लाख ही दूंगा एंड में। जब मैं तुझे 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा तो मैं तुझे कितने रुपए दूंगा? 50 लाख रुपए दूंगा। मेरे को मतलब नहीं है कि तू तेरे डॉलर कितने बनेंगे। तो फिर ये फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटेड और सेटल किस में होना चाहिए? फॉरेन करेंसी में। वो मुझे कहे कि नहीं मैं तो $1,00,000 ही लूंगा, तेरे रुपए ज्यादा लगे तो लगे, तब वो क्या है? फॉरेन ट्रांजेक्शन है। तो फॉरेन ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? जिसका सेटलमेंट और डिनोमिनेशन किस में होना चाहिए? फॉरेन करेंसी में। आप फॉरेन पार्टी से कुछ खरीदो, लेकिन डीलिंग किस में करोगे? INR में, तो वो फॉरेन ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ? पक्का? तो फॉरेन ट्रांजेक्शन तभी होगा जब फॉरेन पार्टी से डील करने से फॉरेन ट्रांजेक्शन नहीं होगा। कब होगा? जिसका सेटलमेंट किस में चाहिए? डॉलर्स में या फॉरेन करेंसी में। पक्का? अब ये तो हो गया फॉरेन ट्रांजेक्शन का मतलब। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है बाय सेल गुड्स बोरोज लेंड्स फंड्स, ये जो किस में डिनोमिनेटेड है? फॉरेन करेंसी में। अब इसकी अकाउंटिंग किस पर डिपेंड करती है फॉरेन ट्रांजेक्शन की? कि मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम है। इनिशियली तो सारे के सारे फॉरेन ट्रांजेक्शन किस पर आएंगे? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन की रेट पर। ईयर एंड पर ये किस पर आएंगे? क्लोजिंग रेट पर आएंगे या नहीं आएंगे? ये किस पर डिपेंड करता है? मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है? तो सबसे पहले इनिशियली रिकॉग्निशन इनको किस पे करना है? बोलो। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। एग्जांपल लेता हूं मैंने $1 का गुड सेल किया। $1 का ही ले लो, 50 रुपए का। आज रेट कितनी है? 50। 31 मार्च को रेट कितनी होगी? 52। और अगले 31 मार्च को रेट कितनी होगी? सॉरी, यहाँ पर सेटल ही कर दिया, और कितने रुपए में सेटल कर दिया? 53। तो गुड सेल किया, तो एंट्री क्या डालूंगा बच्चों? फटाफट से बताओ। डेटर्स टू सेल्स। इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करना है? रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट। प्यार से क्या बोलते हैं? स्पॉट रेट। इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करना है? रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ईयर एंड पर इस डेटर को किस पर लाना है? क्लोजिंग डेट पे। तो डेटर बढ़ गया कितने रुपए का? $2 का। तो डेटर टू फॉरेन एक्सचेंज गेन किस पर लाना है? ईयर एंड पर, क्लोजिंग डेट पर। अब सेटलमेंट हो जाएगा तो कैश कितना मिलेगा? 53। सेटलमेंट हो जाएगा तो कैश कितना मिलेगा? 53। और डेटर कितने से हट जाएगा? 52 से। तो गेन कितने का आ जाएगा? $1 का। तो सेटलमेंट पे कैश तो मिला 53, क्योंकि डेटर तो कहेगा डॉलर ले ले एक। तो $1 मैं जमा कराऊंगा आरबीआई को, तो कितना मिलेगा? 53। लेकिन डेटर की कैरिंग अमाउंट कितनी हो चुकी है? 52। तो वो 52 से कटेगा, तो एक का क्या आ जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज गेन। तो ये फॉरेन एक्सचेंज गेन P&L में अलग से लिखना होता है, तो इसलिए पहले फॉरेन एक्सचेंज गेन लिखना, फिर ये रेंट पे इसको कहां ट्रांसफर कर देना? P&L। पक्का? बोलो।
समझ गए? तो इनिशियली तो सभी किस पर लाने हैं? स्पॉट रेट पर। ईयर एंड पर मॉनेटरी आइटम को किस पर लाना होता है? क्लोजिंग रेट पर। तो डेटर एक मॉनेटरी आइटम है। सर अब ये मॉनेटरी आइटम क्या होता है ये समझने जा रहे हैं, ठीक है? ईयर एंड पे सभी को क्लोजिंग रेट पर नहीं लाना, सिर्फ किसको लाना है? मॉनेटरी आइटम को। जो मैंने डेटर का एग्जांपल लिया वो खुद क्या है? मॉनेटरी आइटम है। तो मॉनेटरी आइटम का मतलब क्या है? मनी हेल्ड। मनी हेल्ड का मतलब जो भी आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है, जैसे डॉलर पड़ा है तो $1 ईयर एंड पे गले में डॉलर पड़ा है, तो वो भी ईयर एंड पे उसकी रेट चेंज होगी, तो वो भी क्या है? मॉनेटरी आइटम। और असेट्स एंड लायबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन फिक्स और डिटरमिनेबल सम ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। जिसको असेट के लिए क्या वर्ड है? रिसीव्ड, और लायबिलिटीज के लिए क्या वर्ड है? पेड। जिसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए। जिसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए? फिक्स। और नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या है? अदर देन मॉनेटरी। एग्जांपल लेते हैं हम, आप बताना मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? डेटर्स कितने रुपए मिलेंगे? फिक्स है ना, $10,000 मिलेंगे, फिक्स तो है, तो क्या हो गया? मॉनेटरी। फिक्स्ड एसेट्स नॉन मॉनेटरी क्यों है? अब ये एसी पड़ा है, लैपटॉप पड़ा है, कैमरा पड़ा है, ये सब चीजें हैं, ये इनसे यूज करके रेवेन्यू जनरेट होगा। कितना होगा क्या पता? कितना होगा सर? ऐसे तो डेटर में भी बैड डेट्स हो सकते हैं, लेकिन डेटर का एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत फिक्स तो है। मैं केस तो कर सकता हूं तुम पे $10,000 का या $10,000 का, अगर इंडियन करेंसी में है तो मॉनेटरी तो ही ना हो। लेकिन एसी पे केस कर दूंगा, इतने रुपए नहीं दे रहा, नहीं, अंडर कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड है, ठीक है, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन फिक्स एसेट्स में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है ना। बच्चे ज्यादा आ गए तो रेवेन्यू ज्यादा वसूल हो जाएगा। सर बेच लो, तो बेचूंगा तो भी क्या पता कितने में बिकेगा। तो फिक्स एसेट्स क्या है बच्चे? नॉन मॉनिटरी। फिक्स एसेट्स क्या है? नॉन मॉनिटरी। क्रेडिटर्स, लोन, इन सबके पैसे फिक्स होते हैं, इतने इतने देने हैं, तो ये क्या है? मॉनिटरी। ये दोनों क्या है? मॉनिटरी। इक्विटी शेयर कैपिटल नॉन मॉनिटरी। क्यों नॉन मॉनिटरी? फिक्स नहीं है। जो कंपनी कहती है इक्विटी शेयर होल्डर को जो बच गया वो तुम्हें देंगे, या अगर एक शेयर $10 की फेस वैल्यू का है तो 10 फिक्स देंगे। जो बच गया, नहीं बचा तो कुछ नहीं मिलेगा, मजे करना। किंगफिशर वाला खा के भाग गया ना। बोलो, तो फेस वैल्यू तो सिर्फ बताने के लिए है। अब वापस 10 के 100 भी मिल सकते हैं अगर कंपनी अच्छा चल गई, और वापस 10 का ₹1 भी नहीं मिलेगा अगर कंपनी अच्छा नहीं चली। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है? नॉन मॉनिटरी। पक्का? समझ गए क्या? हाँ या ना? तो जब आपका फिक्स्ड है अंडर कॉन्ट्रैक्ट की पैसा कितना फिक्स मिलने वाला है, तो वो आपके लिए क्या है? मॉनेटरी आइटम। और ईयर एंड पर मॉनेटरी आइटम को किस पर लाना होता है? क्लोजिंग। ये एग्जांपल इंस्टीट्यूट के एस में लिखे हुए हैं, कैश, रिसीवेबल, पेबल। नॉन मॉनेटरी में क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड एसेट्स, एडवांस फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेंट्रीज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इन्वेंट्रीज क्यों नॉन मॉनेटरी है? बिकेगा तब पता लगेगा। सर एडिडास के शोरूम में जाओ, ₹500 फिक्स लिखा हुआ है और वो 500 फिक्स पे बेचता है, ₹1 कम नहीं करता, ठीक है वो नहीं कम करता, लेकिन उसका नहीं बिका तो उसको जीरो मिलेंगे। उसमें टैग लगाने से थोड़ी हो जाता है 500। अगली बार वही चीज वो 40% ऑफ में लिख देते हैं। वो कहते हैं बार्गेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगली बार वही चीज नहीं बिकती तो 500 की बजाय कितना कर देते हैं? 40% ऑफ। वो कहते हैं बार्गेनिंग नहीं करेंगे, और जरूरी नहीं है कि मिलेगा। इन्वेंट्री नहीं बिकी तो डेड स्टॉक भी रह जाता है। तो फिक्स और डिटर्मिनेबल सम ऑफ अमाउंट नहीं है, ठीक है? वो कहते हैं कि हम नेगोशिएशन नहीं करेंगे, हमने बोल दिया 500 तो 500, लेकिन उनका नहीं बिकता तो अगली बार वो उस पर कितना लगा के बैठ जाते? 200। तो इन्वेंट्री भी क्या है बच्चों? नॉन मॉनिटरी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल तो कंपनी की एक तरह से लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, तो उनको कितना देना है वो भी नॉन मॉनिटरी है। लेकिन मैं रिलायंस हूं, मैंने टाटा का इक्विटी शेयर खरीद रखा है, तो मुझे उस इक्विटी शेयर से क्या मिलेगा? पल पल लड़की से जल्दी रेट किसके बदल रहे हैं? इक्विटी शेयर के। पल पल रेट बदल रहे हैं, तो मुझे क्या पता कब मिलेगा? जिस दिन बेचूंगा उस दिन के भाव मिलेंगे। पक्का? तो वो क्या है? नॉन मॉनिटरी। तो इस पर ही क्या है? इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं। शाबाश 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 शाबाश। बहुत आगे भाग गया बेचारा। आजा आजा आजा। एक तो तुम लोग क्या है, रिवीजन वीडियो में क्या देखते हो? 10 मिनट भी ऊपर है तो क्या है? 7.38 की, ये ज्यादा पड़ा गया। इन्वेंट्रीज जल्दी से बताओ कितने में बिकेगी? तय है क्या? नहीं, नॉन मॉनिटरी। ट्रेड रिसीवेबल मॉनिटरी। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स नॉन मॉनिटरी। पीपी नॉन मॉनिटरी। इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। पक्का? अब इलिस्ट्रेशन 2 पर आओ। गुड्स परचेज कितने के? $15,000 के ₹75। फिर ईयर एंड पर रेट होगी 74, और 7/7 को सेटल हो गया कितने पे? 73 पे। जल्दी से बताओ मॉनेटरी आइटम है क्या नॉन मॉनेटरी आइटम है? क्रेडिटर। इससे जो क्रेडिटर बनेगा मॉनेटरी आइटम है। पहली एंट्री क्या होगी? परचेज टू क्रेडिटर्स कितने का? $75। ये 15,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इस क्रेडिटर की बात कर रहा हूँ, रिलेटेड इन्वेंट्री की बात नहीं कर रहा। इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी है, लेकिन क्रेडिटर क्या है? मॉनेटरी। तो इन्वेंट्री को तो मुझे ट्रांसलेट करना ही नहीं है, मैं क्रेडिटर को तो करूंगा ना, मॉनेटरी आइटम है। ईयर एंड पे रेट क्या हो गई?
75 की 74 होगी, उल्टा कर दिया बच्चे, क्रेडिटर कम हो गया तो क्या करूं, डेबिट करना पड़ेगा ना। क्रेडिटर कम हो गया तो क्रेडिटर 1 रुपया टू फॉरेन एक्सचेंज गेन जो कहाँ चला जाएगा, P&L में, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल 15,000 से, और सेटलमेंट कर दिया अगले साल में 73 पे, तो क्या होगा, क्रेडिटर्स कितने से कटेगा, 75 माइनस 1 74, 74 मतलब 74, 75 माइनस 1, क्रेडिटर्स विल बी एलिमिनेटेड बाय 74 बिकॉज इट इज बीइंग कैरिड एट 74, अंग्रेजी आती है ना, चलता है। टू कैश कितने का, 73, टू फॉरेन एक्सचेंज गेन कितने का, एक। 73 क्यों आया, क्योंकि सेटलमेंट वाले दिन रेट कितनी है, 73। तो आई विल रेमिट $1 टू आरबीआई, सॉरी 73 रुपीज टू आरबीआई टू पे फॉरेन क्रेडिटर, तो मुझे तो उसको 73 देने पड़े ना अल्टीमेटली, समझ गए ना। ये जो एग्जांपल लिया था उसका उल्टा है, इंटायर अमाउंट विल बी मल्टीप्लाइड विद 15,000। अब इसने थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है, आप थ्योरी भी तो लिख के आएंगे प्लस एंट्रीज लिख देना, क्योंकि आपकी थ्योरी थोड़ी दाएं बाएं हो सकती है, लैंग्वेज समझना आए। ये देखो नाम कैसे लिखना होता है बच्चों, इन्वर्टेड कॉमा में, बिल्कुल ट्रू ट्रू सही सही। ऑल फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी इनिशियली रिकॉर्डेड बाय अप्लाइंग द डेट ऑन एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो इनिशियली कितने पर आएगा, 75, 15,000 इंटू 75। फिर बैलेंस शीट डेट पर, मतलब ईयर एंड पर, ऑल मॉनेटरी आइटम शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग क्लोजिंग रेट, तो ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट पर लाना है इसको, तो इसको कितने पर लाना पड़ेगा, 15,000 इंटू 74, क्रेडिटर कितना करना पड़ेगा 74 का, और है कितने का 75, तो 15,000 इंटू एक कम हो गया, $1 कम हो गया ना ये। तो ऐसे थ्योरी में लिख दोगे कि साथ साथ में सारा, और ये गेन कहाँ चला जाएगा, P&L में, कर लोगे ना ये। तो जो मैंने तुम्हें डेटर का एग्जांपल दिया था, ये उसके अपोजिट किसका है, क्रेडिटर का। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 3 पर। कलीम लिमिटेड बोरोड $, 4,50,000, मॉनेटरी आइटम है लोन या नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी, फिक्स है ना, $4.5 लाख देने हैं, मतलब $4.5 लाख देने हैं। एक एक को डॉलर बोरो किया और अगले साल के 31/7 को पे करने। कलीम लिमिटेड का ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को, तो हमने बोरो किया यहाँ पर, और रीपे कब करना है, 31/7 को। तो बोरो की एंट्री क्या होगी, बैंक टू लोन, कितने से, 48 इंटू 450। फिर लोन मॉनेटरी आइटम है तो रीट्रांसलेट करना है 49 पे, तो 1 रुपया बढ़ गया, तो 4,50,000 इंटू 1 बढ़ गया, उतना क्या हो गया, लॉस, ये कहाँ चला जाएगा, P&L। और उसके बाद में 49 के कितने देने पड़े, 49.5, तो कैरिंग अमाउंट तो इसकी कितनी है बच्चों, 49, देने कितने पड़े 49.5, तो 0.5 का क्या आ गया, अगेन लॉस, जो कहाँ चला जाएगा, P&L। श्योर। अब एक उल्टा क्वेश्चन है TYK में, उल्टा कैसे है, क्वेश्चन नंबर 8 है TYK का, पेज नंबर है 7.51। एक्सप्लेन ब्रीफली द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नीडेड इन द फॉलोइंग केसेस फॉर AS 11। सिर्फ हम ये वाला पार्ट करेंगे, ये वाला पार्ट अभी नहीं करेंगे। वो क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, जो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम उमेश कितने का आ रहा है, 5 लाख का। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर अमाउंट रिसीवेबल फॉर उमेश 5 लाख का आ रहा है, जो किस रेट से रिपोर्ट होकर आया है, प्रिवेलिंग रेट ऑन द डेट ऑफ सेल 58.5 थी, और ये लॉन्ग टर्म लोन अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, और ईयर एंड की रेट कितनी है 61.2। तो बताओ स्टार्टिंग में रेट कितनी है 58.5, और ईयर एंड पे कितनी है 61.2। अब मेरे को ये बताओ डेटर टू सेल्स कितने से करूं, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर ही है ना, डेटर टू सेल्स कितने से करूं। ये कह रहा है तू क्या करेगा, मैं रुपीज में बता रहा हूं, मैं किस में बता रहा हूं, 5 लाख में। ये कह रहा है कन्वर्ट होके कितना रुपया आया, 5 लाख। तो अब आप डॉलर बता दो कितने थे, 5 लाख डिवाइड बाय 58.5 $, इतने का ट्रांजेक्शन हुआ होगा, कितना है 8547। लड़की जर्दा खा के पता नहीं क्या बोलती है, 8547, तो $1 कितने का है, 8547 का। ऐसे था पिछला क्वेश्चन, क्या था, $8547, और रेट कितनी है 58.5, तो इसको कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा, 5 लाख। अब ये पूरा नहीं आएगा क्योंकि 8547 क्या किया हुआ है, राउंड ऑफ किया हुआ है। तो पिछले क्वेश्चन में डॉलर दिया था, रेट दिया था, तो हमने कन्वर्ट करके लिखा था, इस बार रुपीज में ही दे दिया। तो सर आप डॉलर में कन्वर्ट कर क्यों रहे हो जब रुपीज की एंट्री डली हुई है, ईयर एंड पर लाने के लिए। ईयर एंड पे ये कितने का हो गया डेटर, तो डेटर बढ़ गया कितने रुपए का, 61.2 माइनस 58.5, टू फॉरेन एक्सचेंज गेन कितने का, इसको कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8547 से। समझ गए क्या। तो रुपीज में दिया हुआ है तो डॉलर में क्यों चाहिए, क्योंकि ईयर एंड पर रिकन्वर्ट करने के लिए।
पक्का? फटाफट से आंसर देखो ये कैसे करता है। इनिशियल रिकॉग्निशन ट्रेड रिसीवेबल का कितना है? 5 लाख पे होगा। डेटर टू सेल्स कितने से होगी? 5 लाख से। इनर कॉलम में इसने क्या निकाल दिया? 8547। उसके बाद ईयर एंड पे कितना बढ़ गया? ये इतना बढ़ गया, तो एंट्री क्या बनेगी? डेटर्स टू फॉरेन एक्सचेंज गेन 23077। ट्रीटमेंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा P&L में। इसमें 2 चीजें पूछी हुई है, दूसरी चीज बाद में करेंगे। इतना समझ में आ गया? श्योर? बोलो बच्चों। अब मॉनेटरी आइटम का फटाफट से रिवीजन में भी क्या करा दो, रिवीजन। सबसे पहले इनिशियली किस पर मॉनेटरी आइटम्स की बात हो रही है, सिर्फ नॉन मॉनेटरी की नहीं। इनिशियली किस पर रिकॉर्ड करना है? डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की जो रेट थी वो, ईयर एंड पे क्लोजिंग रेट, फिर सेटलमेंट वाले दिन ये हो जाएगा। ठीक है। अब एक दिक्कत आई, थोड़ा सा लॉजिक समझना, बाकी रिवीजन कर रहे हैं हम, ज्यादा लॉजिक में नहीं जाएंगे। 31 मार्च 14, बताओ $1 अगर 50 का है हिंदुस्तान में, ये कितने का हो रहा है आगे साल बाद? 52, 55, 60 या 48, 45, 48, 45 या 52, 60? बढ़ रहा है ना, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और रुपीस क्या हो रहा है? डी वैल्यू। पहले $1 खरीदने के लिए सिर्फ 50 रुपए चाहिए थे, जो अब कितने चाहिए? 52। और इंडियन कंपनीज ने बाहर से क्या ले रखे थे? सस्ती रेट होने की वजह से लोन ले रखे थे। तो उनका अगर मान लो बैंक टू लोन उन्होंने कितने का करा? 50 का। इन्होंने इंडिया में प्लांट खरीदने के लिए क्या रख रखे थे? बड़े बड़े लोन, ऐसे $10 लाख का लोन। 10 लाख भी नहीं, $10 करोड़ का लोन। तो ईयर एंड पे ये लोन कितने पर लाना पड़ेगा? ₹2 बढ़ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज लॉस आ गया कितने का? 2 का। बढ़ ही रहा है ना डॉलर, तो 10 करोड़ इंटू 2 सीधा 20 करोड़ का इनका क्या बुक हो रहा था? लॉस। तो इन्होंने भारत सरकार को बोला कि ऐसे तो आप या तो इसको कंट्रोल करो, गलती तुम्हारी है, तुमसे एक्सचेंज रेट क्या नहीं हो रही कंट्रोल, रुपया डिवैल्यू हो रहा है, और हमारे लोन लिए हुए हैं वो हम रीस्टेट करते हैं तो क्या होता है? हमारी बैलेंस शीट में ह्यूज लॉसेज आते हैं। तो इनको गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया, एएस में एक पैरा एक्स्ट्रा डाला गया जो ओरिजिनली एएस में नहीं था। उसको क्या बोलते हैं? फेमस है वो पैरा 46 एंड 46A। उसमें क्या लिखा हुआ है? मॉनेटरी आइटम का लॉन्ग टर्म होना जरूरी है। एक अलग चॉइस दी है, लॉस बुक करना जरूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम का जो भी गेन लॉस आएगा, जो किससे रिलेटेड हो, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए आपने लोन लिया हो, तो वो आप ऐड या डिडक्ट कर सकते हैं किसमें? कॉस्ट ऑफ एसेट में। मैं एग्जांपल लेता हूं कि क्या ऑप्शन है। एक बार $1 का ले लेता हूं, ठीक है। आप मान लो $10 करोड़ का है, ताकि लॉस आपको बड़ा दिखे। $1 कितने का है? 50 का। ईयर एंड पे ये $1 कितने का हो गया? 52 का। मैंने ये लोन लिया बाहर से, तो बैंक टू लोन क्या है? 50 रुपीज। ये मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी आइटम है। और ये लोन मैंने किसके लिए लिया था? इंडिया में मुझे डेप्रिशिएबल एसेट खरीदनी थी, तो इंडिया में मैंने डेप्रिशिएबल एसेट खरीद ली। बाहर लोन कम रेट से मिल जाता है, तो इसलिए वहां से लिया था। ठीक। अब ईयर एंड पर क्या होगा? लोन बढ़ जाएगा कितने रुपए से? ₹2 से। लोन कितने से बढ़ जाएगा? ₹2 से। तो मुझे लॉस बुक करना था ₹2 का। एएस ने कहा कि आप चाहो तो ये कर लो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक और चॉइस दे रहा हूं कि आपका ये लॉस क्या हो जाए? ₹2 का लॉस कैपिटलाइज हो जाएगा। किसके अंदर जोड़ दो आप? प्लांट। ये क्या है? चॉइस है या करना ही करना है? और इस चॉइस को करने के लिए 2 शर्त है। पहली शर्त क्या है? नॉन लॉन्ग टर्म लोन होना चाहिए। लोन कौन सा होना चाहिए? लॉन्ग टर्म। और दूसरा क्या है? एसेट क्या होनी चाहिए? डेप्रिशिएबल एसेट। लैंड के लिए होगा तो नहीं होगा, डे टू डे एक्सपेंस के लिए होगा तो क्या होगा? फिर एसेट ही नहीं है तो जोड़ोगे किसमें? पक्का? तो ये गलत है क्या? नहीं, ये भी चॉइस है, आप ये भी चॉइस है। लेकिन अगर एक बार ये चॉइस ले ली तो आप दूसरी चॉइस पर नहीं जाओगे, फिर हमेशा ही कैपिटलाइज करोगे। किसी साल गेन आ गया तो आप क्या कहते हो? P&L में बुक करूंगा, ऐसा नहीं करोगे। पक्का? तो वापस से पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें। सबसे पहली शर्त, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम होनी चाहिए। मॉनेटरी को रीस्टेट करते हैं और वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए? डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट से। तो वो ऐड भी कर सकते हो, और डिडक्ट मतलब गेन हो गया तो क्या कर देना? डिडक्ट कर देना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से।
और फिर वो अपने आप डेप के रेशो में कहाँ चला जाएगा, P&L में। तो पहले 2 रुपए का लॉस मैं इमीडिएटली बुक करा रहा था, ये लॉस हाथों हाथ P&L में जा रहा था। अब चॉइस है कि आप प्लांट में जोड़ दो तो प्लांट की लाइफ के साथ कहाँ चला जाएगा, डेप के रेशो में P&L में। अब इन कंपनीज का तो ठीक हो गया जिनकी डेप्रिशिएबल एसेट थी। अब किसी कंपनी ने बैंक टू लोन किस लिए लिया था, अपने डे टू डे एक्सपेंस कवर करने के लिए या लैंड खरीदने के लिए। तो जिन कंपनियों ने अपने डे टू डे एक्सपेंस के लिए लिया था, इधर प्लांट था ही नहीं उनका, तो इनके लिए लोन, अरे यहां लोन तो 50 का आएगा पागल, ईयर एंड पे रेट कितनी होगी 52, तो लोन कितने से बढ़ाया 2 से, तो लॉस कितने का हो गया 2। अब ये कंपनी कहेगी मेरे को भी तो क्या चाहिए, ये रोने लगी कि मेरे को आपने हाथों हाथ बुक करा लिया, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इनको तो आपने फायदा दे दिया और मेरे साथ ये रो मत बेटा रो मत। सरकार ने कहा सबके लिए, हमसे एक्सचेंज रेट तो कंट्रोल नहीं होती लेकिन तुम्हारे घाटे नहीं बुक होने देंगे, एक्सचेंज रेट तो बढ़ेगी बढ़ेगी। हम ऑप्शन क्या दे रहे हैं, आप नकली की एसेट बना लो, FCMITDA टू लॉस। इस लॉस को एक ऑप्शन तो P&L में भेजने का है ही है, दूसरा ऑप्शन क्या है, पहली एंट्री तो कर लो लॉस टू लोन, कितने का 2 रुपए का, और इस लॉस को किस में, नकली की एसेट बना लो। ये नाम क्या है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट। FC मतलब फॉरेन करेंसी, M फॉर मॉनेटरी, I फॉर आइटम, आइटम समझता है, T फॉर ट्रांसलेशन, D फॉर डिफरेंस, A फॉर अकाउंट। तो FC मिटड़ा टू लॉस कितने रुपए का, 2 रुपए का। और अगर ये लोन 4 साल का है तो इसको हर साल राइट ऑफ कर दे, कितना कितना, आधा रुपए ओवर द टेन्योर ऑफ लोन। पहले तो असेट की लाइफ के हिसाब से जा रहा था, अब क्या है, ये नकली की एसेट बना ली, लॉस टू लोन कितने रुपए का हुआ 2 का, P&L में भेजना है तो भेज दे शाबाश, नहीं भेजना तो नकली एसेट बना ले, प्लांट की बजाय क्या कर ले, FC मिटड़ा खोल ले और FC मिटड़ा को ओवर द टेन्योर ऑफ लोन क्या कर दे, बुक। पक्का, जब तक ये राइट ऑफ नहीं होगा तब तक ये डेबिट बैलेंस कहां पर आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेगेटिव फिगर के, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सब माइनस हो गया आएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, पहले हम चेक करें कि लोन वाला हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया। एक क्वेश्चन लोन का किया तो था हमने, FC मिटड़ा चेक क्यों नहीं किया आपने उस लोन में, कहाँ है, कितने नंबर पेज पर है, 3rd। सर चक्कर आ रहे हैं क्या, ऊपर नीचे घुमा रहे हो तो क्या मर रहे हो, 7.40। ये क्वेश्चन किया था ना हमने, इस पे आपने सोचा क्यों नहीं, बोरो किया है तो FC मिटड़ा या प्लांट के लिए है, किसमें, ये एक एक को लिया और 31/7 को ही पे हो गया, तो ये 6 महीने में पे हो गया। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, 1 साल से ज्यादा बड़ा लोन होना चाहिए। ठीक है बच्चे, अब किस पर आओ, एक वो जो पार्ट 2 छोड़ा था ना इलिस्ट्रेशन 8 का, ये वाला लॉन्ग टर्म लोन, साफ साफ ठीक है दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन किसके लिए लिया है, या एक बार इसको करते हैं, अभी 1 मिनट रुक जाओ, ये क्वेश्चन कर लो पहले, इलिस्ट्रेशन 9, ये ज्यादा क्लियर करेगा। 7.47 इलिस्ट्रेशन 9, ए लिमिटेड ने बोरो किए कितने डॉलर, $10,000 10,000 के, 1 अप्रैल को, इंटरेस्ट कितना देना है इसके ऊपर 5%, लोन वाले दिन रेट कितनी है 48 और ईयर एंड पे रेट कितनी है 51। किसके लिए है लोन, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए। लेकिन ये पैरा 46A का लॉस बेनिफिट अवेल ही नहीं करना चाहता, चॉइस है ना करे तो फिर ये लॉस किस में जाएगा, P&L में। तो पहले तो बताओ इनिशियली लोन किस पर आएगा, 10,000 इंटू 48 और ईयर एंड पे कितना करना है 51। तो इनिशियली लोन लॉस, क्या लॉस, लोन 10,000 इंटू 48, ईयर एंड पे कितना करना है 51, तो 3 रुपए बढ़ा दिया, बोलो 30,000। ऑप्शन अवेल ही नहीं करना, मत कर, जबरदस्ती थोड़ी है। तो ये कहां चला जाएगा, P&L में। सर ये बीच वाली एंट्री क्या है, बीच वाली एंट्री तो इंटरेस्ट की है, 10,000 का 5% क्या देना है, इंटरेस्ट लिया हुआ ना क्वेश्चन में रेट, और इंटरेस्ट ईयर एंड पे जाएगा तो रेट कौन सी जाएगी 51। तो पहले तो बैंक टू लोन कितने से हो गया 10,000 इंटू 48, अब 51 कर दिया तो कितने लोन बढ़ा दिया 30,000, और इसके अलावा इंटरेस्ट। तो सर उस लोन में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिया था, रेट ही नहीं दी थी, मैं कहां से दे दूं, मेरे बस में क्या, रेट ही नहीं दिया, मैं क्या करूं। ये समझ में आ गया, ये लॉस कहां जाएगा P&L में, पक्का। अब ये कह रहा है पैरा सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 46 इज अवेल्ड, तो अवेल किया है तो क्या होगा, बैंक टू लोन उतने से ही होगी, इंटरेस्ट टू बैंक इतने से ही होगा, ये फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट ही है, P&L में चला जाएगा। ठीक है, अब ईयर एंड पे इसको
किस में जोड़ देना है, पीपी में। सर कहाँ लिखा हुआ है एसेट थी, ये लिखा हुआ है ना डेप्रिशिएबल एसेट थी, तो ये 30,000 का लोन पी एंड एल में नहीं जाएगा, पिछले ऑप्शन में तो कहाँ जाएगा, पी एंड एल में, इसमें किस में जुड़ गया, पीपी में। अब जैसे जैसे डेप जाएगा इसको ये भी जाता रहेगा धीरे धीरे। और तीसरा केस क्या है, लोन किसके लिए है, ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी नॉट टू प्रोड्यूस अ डेप्रिशिएबल एसेट। तो पैरा 46A एक्सरसाइज हो रहा है इसमें, ठीक है, ये लिखा नहीं है लेकिन ये पूछना क्या चाह रहा है, पैरा 46A एक्सरसाइज तो हो रहा है लेकिन लोन किसके लिए है, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए नहीं है। तो क्या होगा, ये जो लॉस है बाकी एंट्रीज तो सेम ही है, ये लॉस किसमें डेबिट हो गया, एफसी मिटडा टू फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस, ये लॉस वापस क्रेडिट करके किसमें डेबिट कर दिया, एफसी मिटडा। तो एफसी मिटडा क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, राइट ऑफ होता रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ लोन, जितने पीरियड का लोन है। अब मैं बता नहीं सकता, मान लो 5 साल का लोन है तो हर साल कितने कितने का लॉस पीएनएल में जाता रहेगा, 6,000। ये एसेट राइट ऑफ होती जाएगी कितनी कितनी, 6,000, पक्का। 5 साल का लोन है तो अब टेन्योर दिया नहीं है तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं। अब करते हैं वो 8th, आ गया बच्चे 8th, ये रहा। इसमें साफ दे रखा है कि लॉन्ग टर्म लोन है, कितने का है, 60 लाख का। अब ये रुपीज में दे रखा है तो इससे मैं क्या ढूंढ लूंगा, डॉलर। तो 60 लाख डिवाइड बाय 55.6, इससे क्या आ जाएंगे, डॉलर। और ईयर एंड की रेट कितनी होगी, 61.2, तो 55.6 से तो डॉलर बन जाएंगे, और ईयर एंड की रेट है 61.2, तो लोन बढ़ाना है। फटाफट से देखो, डिवाइड बाय 55.6 किया तो कितने का आ गया ये, लोन एंट्री क्या डलेगी, बैंक टू लोन कितने की, 60 लाख, क्योंकि वो तो दे ही रखा है रुपीज में, लेकिन ये इतना डॉलर था, तो इतना डॉलर इस रेट से आया तो 60 लाख आ गया। अब ईयर एंड पे ये बढ़ गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इतना, और इतना बढ़ गया लोन, तो ये लोन डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाएगा इतने रुपए से। डेबिट क्या करूं, आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, या तो पी एंड एल अगर 46 से अवेल ना करे, और पीपी वगैरह कुछ दिया नहीं है तो एफसी मिटरा, पीपी वगैरह कुछ दिया नहीं है तो क्या है, एफसी मिटरा। तो इसने डेबिट क्या बोल दिया, एफसी मिटरा और पी एंड एल दोनों लिखने पड़ेंगे। अगर 46 से अवेल कर लिया तो एफसी मिटरा, नहीं अवेल किया तो पी एंड एल, पक्का। जो वापस थ्योरी में लिखा है, पी एंड एल में भी जा सकता है और एफसी मिटरा में जा सकता है, पक्का। और ये दूसरा पार्ट है, ये वाला किसका आंसर है, इसका, कि डेटर वाला हमेशा किसमें जाएगा, पी एंड एल में, श्योर। तो मॉनेटरी आइटम का टोटल ट्रीटमेंट क्या है, फटाफट से सुनो, मॉनेटरी आइटम का शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, डिफरेंस हमेशा ही किसमें जाएगा, पी एंड एल में। लॉन्ग टर्म है तो बोलो, फर्स्ट चॉइस तो क्या है, पी एंड एल। और अगर 46A अवेल करते हो तब क्या होगा, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए है तो पीपी में। अगर किसके लिए, डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड को छोड़कर कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट के लिए, तब तो पीपी में की कॉस्ट में प्लस माइनस हो जाएगा। और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है या अदर पर्पज है, जैसे सैलरी वगैरह पे करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंस के लिए लिया है, तो ये किसमें डेबिट और क्रेडिट होगा, एफसी मिटडा। और एफसी मिटडा जब तक राइट ऑफ नहीं होता, ये अब डेप के रेशो में पी&एल में चला जाएगा, ये लोन के पीरियड में, लेकिन जब तक राइट ऑफ नहीं होता ये कहां पर आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, नेगेटिव फिगर, पक्का। बच्चों एक बार नोट्स में देख लो, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पर करना है, मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, सबका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये कह रहा है कि आप एक्चुअल रेट की बजाय क्या है, अप्रोक्सीमेट रेट ले सकते हो, जैसे एवरेज रेट फॉर द वीक, जैसे इस हफ्ते में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए उनके क्या ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट रेट। तो ये लिखा हुआ है लेकिन हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होगा तो हम तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही लेंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट डेट पर किस पर डिपेंड करता है, मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, पक्का। तो मॉनेटरी आइटम्स तो किस पर आएगी, क्लोजिंग रेट पे। मॉनेटरी आइटम्स तो किस पर आएगी, क्लोजिंग रेट पे। अब नॉन मॉनेटरी का ट्रीटमेंट क्या है, वो फेयर वैल्यू पर जा रही है या कॉस्ट पर जा रही है, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो कॉस्ट पर जा रही है तो कौन सी डेट की लेनी है, ट्रांजेक्शन वाले डेट की। और फेयर वैल्यू पर जा रही है तो जिस दिन वो रेट डिटरमाइन की थी। इसका मतलब क्या है, और ये अच्छे से समझ लेना, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन और नहीं है बुक में, जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ वही है बुक में, आरटीपी में एमटीपी में कहीं नहीं है। थर्टी फर्स्ट मार्च है, मैंने लैंड
टू क्रेडिटर्स। $1 कितने रुपए का है? 50 रुपए का। ऑपरेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बाहर क्या खरीदी है? लैंड खरीदी है। और बिजनेस नहीं कर रहा, नहीं तो वो फॉरेन ऑपरेशन हो जाएगा। ये हम तो क्या कर रहे हैं? फॉरेन ट्रांजेक्शन। तो 50 का है ये। या मान लो कैश में ही खरीदी है। इन्वेस्टमेंट ले लो तुम, इससे बेटर तो क्या। बाहर की कंपनी का शेयर खरीदा है $1 का। ईयर एंड पे ये रेट कितनी होगी? 52। अब मैं इस शेयर को किस पर रखने वाला हूं? अगर मुझे इस शेयर को फेयर वैल्यू पर रखना है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर क्या है? नॉन मॉनेटरी आइटम है। अगर मुझे इसको फेयर वैल्यू पर रखना है तो जिस दिन फेयर वैल्यू आई, अब मान लो यहां इस शेयर की मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी होगी? $1.1। तो मुझे अगर इसको फेयर वैल्यू पर रखना है तो मैं एंट्री क्या करूंगा? इन्वेस्टमेंट टू फॉरेन एक्सचेंज गेन कितने का? $1.1 इंटू 52 माइनस 50 रुपए। और अगर मुझे इसको कॉस्ट पर ही रखना है, अगर मुझे इसको फेयर वैल्यू पर नहीं रखना है, कॉस्ट पर ही रखना है, तो ये इतने पर ही पड़ा रहेगा। फिर कौन सी रेट लेनी है? जिस दिन ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाली। अब लेना किस पर है वो मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन एस क्या कहता है? अगर नॉन मॉनेटरी आइटम आप किस पर कैरी कर रहे हो? नॉन मॉनेटरी आइटम कॉस्ट पर ही कैरी कर रहे हो। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कॉस्ट, तब तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाली है, उस पर तो कन्वर्टेड था ही 50 रुपए, तब कुछ नहीं करना। लेकिन अगर नॉन मॉनेटरी आइटम फेयर वैल्यू या अदर सिमिलर वैल्यू, जैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन्वेंट्री लेते हैं, तो उस पर ले रहे हो, तो क्या होगा? जिस दिन ये वैल्यू क्या करी थी आपने? डिटरमाइन करी थी। अब लेनी किस पर है? ये AS11 नहीं बताएगा। ये कौन सा बताएगा? जो नॉन मॉनेटरी आइटम का रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड है। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल लूंगा जिससे आपको क्लियर होगा। जैसे लैंड है, लैंड टू कैश कितने का? $1 का खरीदा था। रेट हर बार कितनी है? 50। ईयर एंड पे कितनी है? 52। अब पीपी का स्टैंडर्ड पहले बताओ, लैंड मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी है। पीपी का स्टैंडर्ड कहता है कि आप चाहो तो रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर लो और चाहे क्या कर लो? कॉस्ट मॉडल। तो अगर आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है, आपकी इच्छा है, आप रिवैल्यू करो या ना करो। अगर आपने कॉस्ट मॉडल फॉलो करना है तब तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जिस रेट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाली पर रखना है वो पड़ा ही है। लेकिन अगर इफ कॉस्ट मॉडल इज फॉलोड, तब आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप किस पर कैरी कर रहे हो? कॉस्ट पर। कॉस्ट कितनी थी? $1। तो और $1 को किस रेट से ही कन्वर्ट करना है? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, तो उस पर तो पड़ा ही है। बट अगर आपने क्या करना है, इफ रिवैल्यूएशन मॉडल इज फॉलोड, तब क्या होगा? तब आप इसकी पहले फेयर वैल्यू निकालो डॉलर में, वो कितनी है? 1.1। तब क्या होगा? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व $1.1 इंटू 52 माइनस 50। तो ये कॉस्ट पर कैरी करोगे या रिवैल्यूएशन मतलब फेयर वैल्यू पर? ये किससे तय होगा? दूसरे स्टैंडर्ड से, जिस नॉन मॉनेटरी आइटम का स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर उसके अकॉर्डिंग आप कॉस्ट पे कैरी कर रहे हो तो कुछ रिट्रांसलेशन नहीं करना। फेयर वैल्यू पर कर रहे हो तो क्या होगा? आपको रिट्रांसलेशन करना पड़ेगा। और फिर जिस दिन फेयर वैल्यू डिटरमाइन करी थी वो रेट लेनी है। और फेयर वैल्यू किस दिन डिटरमाइन करते हो? क्लोजिंग रेट। पक्का? और एग्जांपल लेता हूं मैं। मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है फॉरेन कंपनी का, $1 का। यहाँ 50 है रेट, और यहाँ रेट कितनी है? 52। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? $0.8। ईयर एंड पे डॉलर में आता है उसका भाव, तो फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज का भाव तो डॉलर में आएगा। तो 0.8 हो गया। तो अब बताओ हम क्या एंट्री करते हैं? AS13 के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर टू कैश कितने से है? 50। ईयर एंड पर इसको किस पर वैल्यू करना है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू का लोअर। AS13 कहता है करंट इन्वेस्टमेंट को ऐसे वैल्यू करना है। ये किस में पढ़ोगे आप? AS13 में। तो पहले कॉस्ट निकालो। कॉस्ट कितनी है? $1। और फेयर वैल्यू कितनी है? $0.8। ठीक है। अब कॉस्ट के लिए अगर कॉस्ट पर ले रहे हो, कॉस्ट वाली वैल्यू निकाल रहे हो, तो कौन सी रेट लोगे? ट्रांजेक्शन वाली। तो वो कितनी है? 50। ये रुपीज में आ गया। और इसके लिए फेयर वैल्यू वाली कितनी आएगी? 52 इंटू $0.8। करना पड़ेगा कैलकुलेटर। कितना? 41.6। अब इन दोनों का लोअर कौन सा है? तो जब फेयर वैल्यू निकालनी है तो फेयर वैल्यू वाली रेट ले लो, कॉस्ट चाहिए तो कॉस्ट वाली रेट ले लो। फिर इनका लोअर 41.6 है तो किस पर लाओ? 41.6। देखो डॉलर भले ही बढ़ गया है, लेकिन ये रेट इतनी ज्यादा डाउन होगी कि क्या है कि हमें तो इंडिया रुपीज में अकाउंटिंग करनी है ना, तो फेयर वैल्यू
के लिए कौन सी रेट चुनोगे? फेयर वैल्यू जब भी निकालनी है नॉन मॉनेटरी आइटम की तो कौन सी रेट लोगे? जिस दिन वो फेयर वैल्यू निकाली, जो कौन सी है? ईयर एंड की डेट। और कॉस्ट निकालनी है तो ये, अब इनका लोअर लेना है तो 41.6 पर ले आओ, तो P&L टू इन्वेस्टमेंट कर दो, जो भी डिफरेंस। पक्का? और ऐसे इन्वेंट्री के लिए होगा, इन्वेंट्री भी किस पर आती है? नॉन मॉनेटरी आइटम है, कॉस्ट और NRV का लोअर, तो कॉस्ट के लिए कौन सी रेट ले लोगे? जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुआ था। और फेयर वैल्यू के लिए कौन सी ले लोगे? ये। और कुछ आइटम आती फेयर वैल्यू पे है, जैसे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करो तो क्या है, फेयर वैल्यू पे ही लानी है, तो जिस दिन वो फेयर वैल्यू। कॉस्ट मॉडल फॉलो करो तो नॉन मॉनेटरी का पहले रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड देखो कि वो चाहता किस पर है। वो कॉस्ट पर चाहता है तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर कुछ बचेगा ही नहीं रिट्रांसलेशन करने के लिए। वो फेयर वैल्यू पर चाहता है तो जिस दिन वो फेयर वैल्यू डिटरमाइन की वो वाली। और वो दोनों का लोअर चाहता है तो कॉस्ट के लिए कौन सी? डेट ऑफ ट्रांजेक्शन वाली, और फेयर वैल्यू के लिए जिस दिन वो डिटरमाइन की, जो कौन सी रेट है? क्लोजिंग रेट। पक्का? तो ये सारा का सारा किसके बारे में था? फॉरेन ट्रांजेक्शन के बारे में। अब हम सेकंड टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तीन थे ना, फॉरेन ट्रांजेक्शन, फॉरेन ऑपरेशन और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों? फटाफट से सुनो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? आज ही ये बात कर लेना कि $1 मैं तुमसे कितने रुपए में खरीदूंगा। आज की रेट है 40, लेकिन मैंने पहले ही बात कर ली कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं आपसे ये $1 कितने में खरीदूंगा? 42 में। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कब? इस दिन। रेट आज ही तय होगी कि 42 में परचेज किया जाएगा। भले ही आज की रेट 40 है, लेकिन मैंने पहले से ही आपसे बात कर ली कि मैं कितने में खरीदूंगा? 42 में। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू बाय सेल फॉरेन करेंसी आइटम एट फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड रेट। फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड रेट, इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की रेट, फॉरवर्ड रेट। अब ये क्यों लेते हैं? इसके दो पर्पज होते हैं। एक क्या होता है? हेजिंग, और दूसरा क्या होता है? स्पेकुलेशन। तो हेजिंग की अकाउंटिंग अलग है, स्पेकुलेशन की अकाउंटिंग अलग है। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? हेजिंग। मैंने क्यों लिया समझो। हेज करने का मतलब क्या होता है? किसी रिस्क को क्या करना? मिटिगेट करना। तो $1 आज 50 का है, और मैंने बाहर से एक प्लांट खरीदा हुआ है, एक फॉरेन सप्लायर से प्लांट खरीदा, तो उसको कितने रुपए देने हैं मैंने? मान लो $10 लाख का है ये, तो $10 लाख इंटू 50, आज तो इतने पे रिकॉर्ड हो गया। अब ये क्रेडिटर मुझसे कितने डॉलर मांगेगा? $10 लाख मांगेगा। अगले दिन रेट होगी 52। बताओ मैं खुश हूं या दुखी हूं? मेरे को अब कोई भी बुलाएगा तो मैं चांटा मार सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को $10 लाख के अब कितने देने पड़ेंगे? 52। तो मेरे को $1 पे $2 का नुकसान हो गया, तो 20 लाख का नुकसान हो गया। अगले दिन रेट होगी 53, मैं और दुखी हूं। अगले दिन रेट होगी 59, मैं अटैक से मर गया कि बकवास है, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? या अगले दिन रेट होगी 48, तो मैं खुशी हूं, खुश हूं। तो मेरी जिंदगी में बीपी ऊपर नीचे होता रहेगा डेली। ये डॉलर के रेट एक पीरियड लेके जाऊं, इतने में क्या होगा? ये तो मैंने कहा ये सब नहीं चाहिए भैया, मर जाएंगे ऐसे तो, धड़क 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 मर जाएंगे। तो मैंने बात करी किससे? बैंक से, कि आप मेरे को ये बता दो कितने का लगाओगे। उसने बोल दिया मैं आपको 53 रुपीज का $1 लगाऊंगा। आज ही बात कर ली कि इस दिन मेरे को फॉरेन सप्लायर को पेमेंट करनी है, तो उसने मुझे क्या बोल दिया कि 53 का लगेगा $1। अब रेट कितनी भी हो जाए, मुझे इस दिन बैंक कितने पर दे देगा? तो मेरा रिस्क कवर हो गया है नहीं? हो गया है नहीं? इसको क्या बोलते हैं? हेजिंग। इसको क्या बोलते हैं? हेजिंग। अब बताओ मुझे कितने रुपए ऊंचा दिया उसने? 3 रुपए। लेकिन 3 रुपए में मेरा इंश्योरेंस तो हो गया। तो 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे ना, 50 के 53 देने पड़े। रेट तो आज 50 थी, लेकिन उसने मांगे कितने? 3 महीने बाद 53। 53 मतलब 53। तो आई हैड टू पे 3 रुपीज मोर फॉर ईच डॉलर, बट आई गॉट इंश्योर्ड। अब मेरे को क्या नहीं है? टेंशन नहीं है, भले क्या हो। अब आ जाए 59 हो जाए, 65 हो जाए, अपने को कोई टेंशन नहीं है। अपने क्या है? शांति है। कितने में मिलेगा? 53 पे। पक्का? तो मैं अब शांति से अपना पढ़ाऊंगा। बोलो ना बच्चों। तो अब 3 रुपए का जो ये लॉस हुआ है ना, इसको, अरे 3 रुपए का ये लॉस क्या होगा? ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्प्रेड कर दिया जाएगा। ओवर द पीरियड का मतलब मान लो ये 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, और इस दर कितने हैं? 2 महीने। इधर कितने हैं? 2 महीने। तो मेरे को कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े? $10 लाख इंटू 3, 30 लाख। इस साल में कितने महीने हैं? 2, तो 15 लाख इधर, 15 लाख इधर। तो किसका किसका डिफरेंस लेना होगा आपको?
आज की रेट का और फॉरवर्ड रेट का डिफरेंस, जो लॉस आपने दिया है वो एक तरह का इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो जितने पीरियड का इंश्योरेंस है उसमें क्या कर दो, स्प्रेड। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कहां गया? ये रहा। राहुल लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट फॉर $1 लाख ऑन 1 Feb, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। कितने महीने बाद पेमेंट करनी है? 3 महीने। खरीदा कब है? 1 Feb को। और पेमेंट कब करनी है? फेब, मार्च और अप्रैल, 3 महीने बाद। कंपनी एंटेड इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ्स। कितने पर कर लिया मैंने? आज ही उसने बोल दिया कि मैं 49.15 का लगाऊंगा, और आज की रेट कितनी है? 48.85। तो कितने रुपए एक्स्ट्रा हम देने पड़ रहे हैं? 30 पैसा पर डॉलर। और कितने डॉलर है? 1 लाख। पहले बताओ पता कैसे लगा? हेजिंग है, क्योंकि मैंने प्लांट खरीदा है, उसकी पेमेंट करनी है। स्पेकुलेशन क्या होता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन जब भी कोई चीज खरीदी है उसके अगेंस्ट पेमेंट करनी है, उसके लिए ले रहे हैं, तो वो क्या है? हेजिंग। तो अब इसको आप ऐसे लिखोगे, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट। तो इसको क्या बोलोगे? प्रीमियम। कितना एक्स्ट्रा दिया। फिर क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 1 लाख, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? टोटल लॉस से। तो टोटल से तो 30,000 का लॉस है, 3 महीने है जिसमें से 2 महीने इस साल में आ रहे हैं, तो 30,000 बाई 3 इंटू 20,000 करंट आ जाएगा, रेस्ट 10,000 किस में चला जाएगा? अगले साल में। इसका आंसर यहाँ तक है, आगे अलग चीज हो रही है, स्टार्ट स्पेकुलेशन स्टार्ट हो। समझ गए? पक्का? तो क्या करना है? फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट का। अब बीच में ईयर एंड की रेट दे भी दे तो हमें कोई मतलब नहीं है। किसका किसका? फॉरवर्ड और स्पॉट। फॉरवर्ड और स्पॉट का डिफरेंस ओवर द पीरियड स्प्रेड कर दो। श्योर? तो आप कैसे लिख दोगे? ये इस तरह से लिख दोगे ना। अब दूसरा क्या आता है? स्पेकुलेशन। देखो यहाँ तो मेरे को जीवन में शांति चाहिए थी, यहाँ मुझे शांति चल रही है, अशांति चाहिए। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? दो तरह के लोग होते हैं। सट्टे लगाने वाले कौन होते हैं? तो शांति से जीना ही पसंद नहीं है उनको, तभी तो सट्टे लगाते हैं। तो मेरे को लग रहा है इधर $1 कितने रुपए का हो जाएगा? 55 का। मुझे क्या लग रहा है बच्चों? $1 हो जाएगा 55 का। कब लग रहा है ये? आज। मतलब ऊपर जाएगा। मुझे क्या लग रहा है कि डॉलर ऊपर जाएगा। 55 छोड़ो, कब लग रहा है? यहाँ पर। मैंने उनसे पूछा कि इस दिन $1 कितने का दे रहे हो? उसने बोला 52 का दे रहा हूँ। कितने का दे रहा हूँ? 52 का। और मुझे लग रहा है 55 हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ? मैं कहता हूँ डन, मैं इधर आपसे $1 52 में खरीदूंगा। क्यों खरीदने की बात कर रहा हूँ मैं $1 52 में खरीद लूंगा। मार्केट में उस समय रेट कितना होगा? 55। तो मार्केट में कितने में सेल कर दूंगा? 55 में। तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा? 3 रुपए। तो मुझे लग रहा है डॉलर ऊपर जाएगा, तो मैंने बेफिजूल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मेरे को कोई प्लांट की पेमेंट नहीं करनी थी, मेरे को सट्टा खेलना था। सट्टा ही तो है, मुझे लगी तो रहा है 55 का होगा, 55 का होगा, हुआ थोड़ी है। तो मुझे स्पेकुलेट करना था। अगर रेट 52 होगी, ओहो, रेट कितनी होगी? 55 होगी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसका? कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज। तो मुझे कितने पर ही मिलेगा? 52 पे। मुझे कितने पर मिलेगा? 52 पे। अब रेट 55 होगी तो क्या होगा? मैं 52 में उठा लूंगा, उससे परचेज कर लूंगा, एंड आई विल सेल इन मार्केट एट 55। तो आई विल गेट ₹3 गेन। और इन केस रेट 48 होगी तो क्या होगा? वो तो मुझे एनफोर्स कराएगा कि 52 पे खरीदो, तो मुझे 52 पे खरीदना पड़ेगा, और मार्केट में कितने में जाएगा? 48 में। तो मुझे ₹4 का लॉस होगा। तो इनमें नेट सेटलमेंट हो जाता है। परचेज वाले का अगर रेट ऊपर चला जाता है तो वो ₹3 रिसीव कर लेता है सीधा। भाई वो भी तो, उसको भी तो क्या होगा? 52 पर देने के लिए मार्केट से हम कितने में खरीदना पड़ेगा? 55 पे। मैं 52 पे खरीदूंगा, रेट हो गया 55। तो जो बेच रहा है उसको भी तो मार्केट से 55 में खरीदना पड़ेगा, और मुझे 52 में बेचेगा, तो उसको भी तो 3 का लॉस हो रहा है। और मैं उससे 52 में खरीदूंगा, फिर मार्केट में 55 में बेचूंगा, तो मुझे 3 का गेन हो रहा है। तो डायरेक्ट वो मुझे कितने रुपए दे देता है? 3। और 48 हो जाए तो वो डायरेक्ट मुझे कितने रुपए दे देता है? 7। अब मैं उसको डायरेक्ट कितना दे देता हूँ? 7। पक्का? रेट 48 होगी, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 52 का था क्या? तो 4 हो जाएगा, रोने वाली क्या बात है। रेट अगर 48 होगी तो क्या होगा? मैं उससे कितने पे खरीदूंगा? 52 पे। और मार्केट में कितने में बेचूंगा? 48 में। तो 4 का मुझे लॉस हो जाएगा। तो पहले तो ये बात तय कर लो कि अगर आपने फॉरवर्ड परचेज कर रखा है, किसके लिए? हेजिंग के लिए नहीं, स्पेकुलेशन के लिए। तो अगर फॉरवर्ड की रेट कितनी है? 50। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने पे लिया हुआ है? 50। और रेट हो कितने की गई? 55। तो मुझे कितने रुपए का फायदा हो जाएगा? 5 का। और रेट कितनी होगी? 48। तो मेरे को कितने का नुकसान हो जाएगा?
48 माइनस 50 2 रुपए का, तो मुझे 2 रुपए लॉस देना पड़ेगा। तो रेट ऊपर जाएगी तो मुझे फायदा होगा, क्योंकि मैं वो चीज जो खरीद रहा हूँ उसकी रेट महंगी होगी तो मुझे फायदा होगा। और जो मैं चीज खरीद रहा हूँ मुझे 50 पे ही मिलेगा, लेकिन मैं 50 पे खरीद के मार्केट में 48 में बेचूंगा तो मुझे क्या होगा? लॉस। तो इनमें अभी कुछ नहीं करना, सेटलमेंट वाले दिन प्रॉफिट या लॉस क्या कर देना? बुक कर देना, जब आप इसको बेच दो। पक्का? तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग वाले जो है, स्पेकुलेशन वाले हैं तो क्या करना है? अलग ट्रीटमेंट है ना। हेजिंग वाला है तो क्या करना है? फॉरवर्ड रेट का और सेटलमेंट वाले दिन जो रेट है उन दोनों का डिफरेंस, उस दिन प्रॉफिट लॉस हो जाएगा जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? सेटल होगा। पक्का? सुनो, ध्यान से सुनना। $1 कितने का है? फॉरवर्ड रेट कितने की है? 50। $1 की रेट कितनी है? 50। अब रेट ऊपर होने लगे 52, 55, 59, 60, तो मैं पॉजिटिव तो हूं, लेकिन बस ये रेट यहां सस्टेन रह जाए, 60 यहां सस्टेन रह जाए तो मुझे कितने का फायदा हो जाएगा? 10 का। तो अब मैंने क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ही सेटल करा दिया, किसी और को बेच दिया, किसी दूसरी पार्टी को क्या कर दिया? 60 के हिसाब से सेल कर दिया। अब ये रेट ऊपर जाने का चांस है, तो ये सक्षम है। ये कौन है? सक्षम। ये मेरे को बोलता है कि सर 60 के हिसाब से आप मेरे से रुपए ले लो, तो मैं कहूंगा क्यों भाई, आगे और ऊपर जाएगा। ये कह रहा है गारंटी थोड़ी है, तो मैं कहा ठीक है, अपना फायदा बढ़िया है ना। 60 माइनस 50, अपने कितने का फायदा हो रहा है? 10 का फायदा हो रहा है, अपने बुक कर लो, कम से कम आगे क्या है, नीचे चला गया तो अपने लॉस तो नहीं होगा। तो फिर सर सक्षम पागल है, वो क्यों खरीद रहा है? सक्षम को आगे क्या लग रहा है? रेट और भी ऊपर जाएगा। तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहूं तो मैं बीच में भी क्या कर सकता हूं? सेल कर सकता हूं। मैं बीच में भी क्या कर सकता हूं? सेटल। तो अगर आपने लास्ट तक रखा है तो लास्ट वाले दिन, और बीच में बेचा है तो बीच में आप क्या कर देना? प्रॉफिट बुक। किसका? सेटलमेंट रेट का और फॉरवर्ड रेट का। देखो क्वेश्चन, मिस्टर ए बोटा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले तो क्या ढूंढना होगा, स्पेकुलेशन है या हेजिंग है। इसमें हेजिंग क्यों था? प्लांट खरीदा था, इसमें कोई प्लांट नहीं है, सीधा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है $1,00,000 का। किस रेट पर? 47.10। 47.10 क्या है? मेरी फॉरवर्ड की रेट। और एक्सचेंज रेट जो उस दिन कितने की थी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फॉरवर्ड रेट कितने की है? 47.02 10। और ईयर एंड पर रेट क्या है इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने इसको कब बेच दिया? 31 मार्च को। बताओ, मैंने बीच में सक्षम को बेचा है या रखा है अपने पास? 1 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट था, कितने महीने का था? 3। तो 1 दिसंबर था, तो दिसंबर, जैन और फेब, तो 28 फेब को सेटल होना था ये। लेकिन मैंने तो कभी बेच दिया 31, तो मैंने लास्ट तक नहीं रखा, मैंने बीच में ही सेल कर दिया। किस रेट पर? 47.18। तो मेरा सेल हो गया 47.18 और परचेज प्राइस कितना था? 47.10। तो इन दोनों का लॉस, प्रॉफिट आ गया 0.8, और $1,00,000 का था, 8,000 रुपए का क्या हो जाएगा? P&L में चला जाएगा। बोलो। When the contract is sold, difference between contract rate and sale rate will be recorded in P&L। अब मैं इन दोनों को पैरेलल कंपैरिजन करवाता हूं आपको, ये हेजिंग में क्या करना है और स्पेकुलेशन में क्या करना है। $1 कितने का है यहाँ? 50 का। और फॉरवर्ड रेट कितने की है? 53। हेजिंग में क्या कहते हैं हम? 3 रुपए महंगा पड़ रहा है। तो स्पॉट रेट का और फॉरवर्ड रेट का लॉस हम ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसका किसका लेते हैं हम? स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट का ओवर द पीरियड। स्पेकुलेशन में क्या करते हैं बच्चों हम? स्पॉट रेट से मुझे कोई मतलब नहीं है। फॉरवर्ड रेट कितने की है? 53। सेटलमेंट वाले दिन रेट कितने की है? 55। तो 55 माइनस 53, इस रेट का इसमें कोई महत्व नहीं। श्योर? तो ये क्या हो गया? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हेजिंग है तो क्या करना है? आज की रेट और फॉरवर्ड रेट के डिफरेंस को ओवर द पीरियड स्प्रेड करना है। स्पेकुलेशन है तो क्या करना है? सेटलमेंट रेट और फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट तो दोनों में ही काम किए, लेकिन इसमें सेटलमेंट है और इसमें कौन सी है? स्पॉट रेट। श्योर? और इसको कब बुक करना है? $2 को, जब आप सेटल करो। ठीक है। अब बच्चों इस स्टैंडर्ड में तीसरी चीज क्या थी? फॉरेन ऑपरेशन।
फॉरेन ऑपरेशंस का मतलब इंडिया से बाहर आपने ब्रांच लगाई, सब्सिडी लगाई, एसोसिएट लगाया, कोई भी मतलब पूरा सेटअप वहां किया, फैक्ट्री लगाई, वहीं खरीदना बेचना ये सब स्टार्ट किया, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरेन ऑपरेशन। अब फॉरेन ऑपरेशन जब भी आएगा ना तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये AS11 का आया है, ब्रांच का आया है। ब्रांच का चैप्टर जिन्होंने पहले कर लिया है उसमें ब्रांच में जो आता है ना, कन्वर्ट करते हैं ना फॉरेन ब्रांचेस को, वो वहां पर डील किया होता है इंस्टीट्यूट ने। लेकिन जो भी जितना है थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स जो यहाँ से पूछा जा सकता है वो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। फॉरेन ऑपरेशन का मतलब क्या है? सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी, ब्रांच कहाँ पर? इंडिया से बाहर। अब ये दो तरह का होता है, इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? जो मेरे ही बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे वो मेरे ही बिजनेस का एक्सटेंशन है। अब एग्जांपल दूंगा तभी समझ में आएगा। नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या है? जो इंटीग्रल नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, मैं इंडिया में था और मेरा गुड्स कहाँ जाता था? इंडिया से बाहर सेल होता था, एक्सपोर्ट होता था। आई वॉज जस्ट डूइंग फॉरेन ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब एक ऑर्डर आया, थोड़े ही टाइम में दूसरा ऑर्डर आ गया, फिर मैंने एक्सपोर्ट किया, इतने में तीसरा ऑर्डर आ गया। तो मेरी बार बार क्या लग रही है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगी पड़ रही है। ये सारा एक साथ चला जाता तो क्या होता? लेकिन एक साथ चला जाएगा तो वहां जाएगा कहाँ? ऑर्डर तो एक पार्टी का है। तो मैंने इसको सक्षम को बोला कि सक्षम बेटे एक फॉरेन में ब्रांच खोल रहे हैं, यहाँ से मैं क्या भेजा करूंगा? गुड्स। और जिस जिस पार्टी का ऑर्डर आएगा मैं तुम्हें बोलता रहूंगा, तो वहां पर क्या करते रहना? भेजते रहना। ये कह रहा है मैं कुछ खुद भी खरीद लूं। मैं क्या, क्यों खरीद ले? बारात में आया, जो मैं कह रहा हूं वैसा करना है तुम्हें, ठीक है। वहां से रुपए इकट्ठे करने हैं और मुझे भेजने हैं। तो इस तरह के बिजनेस को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। मेरे से जुड़ा हुआ ही है, मेरा ही है। और नॉन इंटीग्रल क्या होता है? मैंने इसको 5 लाख रुपए, $5 लाख के इक्विवेलेंट रुपए देके भेजे और मैंने कहा कि क्या है, इसको वहीं पर सेटअप करो, वहीं करो। जैसे आपने पेप्सी का इंडिया में ऑपरेशन है, तो वो क्या है? नॉन इंटीग्रल। पेप्सी ने उसको रुपए देके भेजे हैं, अब वो इंडिया में ही लोन ले सकती है, इंडिया में इक्विटी रेज कर सकती है, कमाएगी तो इंडिया में। पहले दिल्ली में आई, फिर कहाँ चलेगी? मुंबई में। और पैसे हो गए तो छोटे शहरों में आ गए। यहीं बढ़ाते रहो, हम तुम्हें तंग नहीं करेंगे, तुम हमारा बिजनेस नहीं कर रहे, हम अपना इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, तुम तुम्हारा इंडिपेंडेंट। तो तब तुम हमसे जुड़े हुए नहीं हो। उसको क्या बोलते हैं? नॉन इंटीग्रल। तो इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल दो तरह के क्या होते हैं? फॉरेन ऑपरेशन। समझ में आ गई बात? अब इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल कैसे पता लगता है, इसके बारे में इसने इंडिकेशन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन से वाला? कि कब आपको इंटीग्रल मानना चाहिए, कब नॉन इंटीग्रल। तो फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस। ये क्या है? इंडिकेशंस। ये लड़की है, इंडिकेशन का मतलब इशारे हैं। जरूरी नहीं है कि ये पूरा हो जाए तो क्या है। इंडिकेशन किसके हैं? नॉन इंटीग्रल के। इसका मतलब नहीं है ऐसे मुकर जाती है ना बाद में, तो वैसे ही ये इंडिकेटर है जो एक तरफ ले जाएंगे, लेकिन श्योर नहीं है, आपको अपना जजमेंट काम लेना है। तो ये इंडिकेटर है कि ये क्या है? नॉन इंटीग्रल है। क्या इंडिकेटर है? सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी है किसके पास? सामने वाले के पास। मैं इंडिया में हूं, ये मेरा फॉरेन ऑपरेशन है, और अपनी इच्छा से काम करो। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम है इसके पास। तो जितनी ज्यादा फ्रीडम है वो किसकी तरफ ले जा रहा है? नॉन इंटीग्रल की तरफ। उसके बाद में हमारे आपस के ट्रांजेक्शन्स क्या है? हाई प्रोपोर्शन के नहीं है। मैं जो गुड्स भेजता हूं वो ये बेचता है, तो हमारे ट्रांजेक्शन हाई प्रोपोर्शन के है, तब इंटीग्रल है। ये वहीं खरीदता है, बेचता है, हमारे आपस के ट्रांजेक्शन बहुत कम होते हैं, तब क्या है? किसकी तरफ ले जा रहा है? नॉन इंटीग्रल। और ये अपना पैसा कहां से रेज करता है? लोकल बोरिंग से, ना कि मेरे से लेता है। ये अपना पैसा वहां से वहीं लोन ले ले, जैसे पेप्सी को इंडिया में भी लोन मिल जाता है, या यूएस की जो होल्डिंग कंपनी है उसी से लाए, तो जरूरी नहीं है। तो ये अपनी बोरिंग्स की व्यवस्था कहां से करता है? वहीं से। उसके बाद में लेबर, मटेरियल और अदर कंपोनेंट्स जो भी है इसके, किस में सेटल करता है? डॉलर में। वहां पर सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वहां की करेंसी में ही देता है, ना कि किस में देता है? मेरी करेंसी में। मतलब ये वहीं का अलग साइड बन के चल रहा है, तो वो क्या है? नॉन इंटीग्रल। उसके बाद में सेल्स भी किस में होती है? रुपीज में नहीं डिनोमिनेट होती। ट्रांजेक्शन किस में डिनोमिनेट होते हैं? वहां की कंट्री में। वहां बेचता है डॉलर में, तो ये खर्चे भी और सेल्स भी, ये सब चीजें किस में है? बोलो। डॉलर। ये डी कोई खा नहीं गया, स्टडी मटेरियल वाला ही है, एज इट इज लिखा हुआ, ठीक है। डी वैसे पॉइंट छप गया, वो टैब दबाया तो डी एक्स्ट्रा छप गया, आप कहीं सोचो पॉइंट उड़ा दिया होगा पागल। कैश फ्लो कितने के? डे टू डे एक्टिविटीज से फाइनेंस करता है, ना कि मुझसे। इसको जो भी कैश फ्लो चाहिए, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी खर्चे करने के लिए पैसे चाहिए, वो कहां से जनरेट करता है? अपने काम से, ना कि किससे? रिपोर्ट मेरे से लेता है। पक्का? तो अपना कैश फ्लो जनरेट करता है। और सेल प्राइस का किसके रिस्पॉन्स में चेंज होते हैं? एक्सचेंज रेट से नहीं, बट किससे होते हैं? लोकल कंपटीशन से। वहां पर इसका कॉम्पिटिटर रेट चेंज कर देते हैं, तो ये भी रेट क्या कर देता है? चेंज। उसने रेट डाउन कर दिया तो ये भी डाउन कर देता है, ना कि किससे? देखो, एक तो है कि मुझे मेरे प्रोडक्ट के 100 रुपए चाहिए, तो अभी $1 100 का है, तो मैं इसको क्या बोलता हूं? $1 में बेच दे। आगे $1 कितने का हो गया? 102 का हो गया।
$1 102 का हो गया, तो मैं कह रहा हूं इतना कन्वर्ट कर दे कि मुझे 100 रुपए आ जाए, मेरे प्रोडक्ट के कितने रुपए आ जाए 100, तो प्राइस थोड़ा क्या कर दे, कम कर दे, 102 आ जाएंगे ना $1 से, तो मुझे 100 रुपए चाहिए, तो मैं फिर अपना सोच रहा हूं ना कि ये अपनी फ्रीडम से काम कर रहा है। तो प्राइस अगर एक्सचेंज रेट से हिट होते हैं, तो मुझे मान लो 10,000 रुपए चाहिए फीस के, अब ये फॉरेन का बच्चा है, तो मैं इसको क्या बोलता हूं, अगर 100 रुपए के हिसाब से है तो 10,000 डिवाइड बाय 100 रुपए के हिसाब से डॉलर भेज दे। अब डॉलर के रेट 95 हो गए, तो 10,000 डिवाइड बाय 95 के हिसाब से भेज दे, क्योंकि मुझे मेरे कितने चाहिए 10,000। तो एक्सचेंज रेट से प्राइस हिट हो रहे हैं, मतलब मैं अपना सोच रहा हूँ, और ये लोकल कंपटीशन वहां पर कैसा हो रहा है उसके हिसाब से सोच, ना कि एक्सचेंज रेट के हिसाब से सोच, तब ये क्या है, नॉन इंटीग्रल। तो ये इंडिकेशन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कर लेना। अब इंटीग्रल को तो ये क्या बोलता है, इंटीग्रल को तो वैसे ही रिकॉर्ड करो जैसे क्या है, देयरफॉर द, ये नहीं, रोकना एक मिनट। इंटीग्रल को तो ये कह रहा है ऐसे ही रिपोर्ट करो जैसे क्या किया था, मैंने ही ट्रांजैक्शन किया था, तो मैंने ही किया होता, फॉरेन ट्रांजैक्शन किया होता तो क्या होता, मैं कैसे करता, सारी मॉनेटरी आइटम किस पर ले आता, क्लोजिंग रेट पे। भाई इसका फॉरेन करेंसी का ट्रायल बैलेंस मेरे पास बन के आएगा, तो उसमें डेटर क्रेडिटर भी होंगे और पीपी भी होंगे, तो डेटर क्रेडिटर किस पर ले आता, क्लोजिंग रेट पे, पीपी और देखता फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो ऐसे मान लो कि आपने फॉरेन ट्रांजैक्शन किया है, क्योंकि मेरे जुड़ा हुआ पार्ट तो है, तो उस रेट से कन्वर्ट करो। अब इसके बारे में सारा किस में आता है, ब्रांच वाले में आता है। तो कॉस्ट डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स कैसे होंगी, डेट ऑफ परचेज, अगर फेयर वैल्यू पर ले जा रहे हैं तो फिर जिस दिन ये वैल्यू डिटरमाइन की थी, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को कैसे ले लेना, अगर कैरिंग अमाउंट के पर ही कैरी कर रहे हो तो डेट ऑफ परचेज, और अगर ईयर एंड वाली रेट पर ला, फेयर वैल्यू पर ला रहे हो तो ये, और बाकी क्या है, बाकी चीजें मॉनेटरी आइटम्स किस पर आएंगे, क्लोजिंग रेट पे, पक्का। तो उसके ऐसे ही मानो कि हमारा क्या है, फॉरेन ऑपरेशन नहीं है, फॉरेन ट्रांजेक्शन हमने इनकर किए हैं। और नॉन मॉनेटरी, नॉन इंटीग्रल का मतलब क्या है, नॉन इंटीग्रल का ये कह रहा है कि असेट्स और लाइबिलिटीज चाहे मॉनेटरी हो चाहे नॉन मॉनेटरी हो, दोनों ही किस पर जाएगी, क्लोजिंग रेट पे। फॉरेन करेंसी का ट्रायल बैलेंस आएगा, उन दोनों को किस पर लाऊंगा, क्लोजिंग रेट पर। इनकम और एक्सपेंस को किस पर लाऊंगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो दे दिया तो ठीक है, नहीं तो हम एवरेज रेट लगाते हैं इनकम और एक्सपेंस के। और रिजल्टिंग किस में चला जाता है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में। वो डिफरेंस पी एंड एल में नहीं डालना, उसमें वो डिफरेंस भी किस में जाएगा, पी एंड एल में, मॉनिटरी में, इंटीग्रल में। नॉन इंटीग्रल में ये पड़ा रहेगा, इकट्ठा करते रहो, क्योंकि अभी ये लॉस प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रहा है। और जब मैं इसको सब्सिडरी को बेच दूंगा, जैसे मान लो कि टाटा की सब्सिडरी है टेटली, उसमें जो भी डिफरेंस आता रहता है, सारी एसेट्स लाइबिलिटीज को किस पे कर दूंगा, क्लोजिंग पे, इनकम एक्सपेंस को एवरेज रेट से, डिफरेंस को इकट्ठा करता रहूंगा, और जब उसको सब्सिडरी को डिस्पोज कर दूंगा, उस दिन उसको कहां डाल दूंगा, पी एंड एल में, उस दिन उसको किसमें डाल दूंगा, पी एंड एल में। अब ये कन्वर्जन वाली चीजें आराम से आपको किसके में साथ समझ में आएगी, फॉरेन ब्रांच वाले क्वेश्चन में। ठीक है, आप तो बस ये ध्यान रखना, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल बोलते किसको, इंटीग्रल क्या है, मेरे ही बिजनेस का एक्सटेंशन है, और नॉन इंटीग्रल क्या है, अदर देन इंटीग्रल। इंटीग्रल के कुछ इंडिकेशंस है, वो जो लिख देना बस, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि इसका है, वो किससे आया है, ब्रांच से आया है। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच, थैंक यू।